क्लास 9th का एनसीईआरटी का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो है वो आज हम लोग टेकअप करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स के जो है वो सॉल्व किया है, आज इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल के साथ साथ जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ जो है वो बेटा जी मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जो है वो समझाने वाला हूं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और सारा लेक्चर बेटा जी हम लोग जो है वो नोट करने वाले हैं। सबसे पहले द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन न्यूमेरिकल है हमारे पास इन टेक्स्ट। क्या बोलता है, सॉरी एग्जांपल है 10.1 और 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसने उस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर डिस्प्लेस जो है वो कर दिया उस पर्टिकुलर फोर्स ने। तो हम लोगों के पास जो है वो कितना वर्क डन जो है वो होगा। तो बहुत सिंपल एक भाषा में आप इसको समझो, बहुत ही इजी है। तो 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो हम लोगों के पास इस पे लग रहा है और बॉडी का ये तो हो गया हम लोगों के पास इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब जो बॉडी हमारे पास मूव कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों के पास जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास बॉडी शो कर रही है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास बॉडी शो कर रही है। अब हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो वर्क डन होता है ना, वो हम लोगों के पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी सेम डायरेक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, हम लोगों का जो वर्क डन है वो आंसर में आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों ही हम लोगों के पास सेम ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो सिंपली इनके प्रोडक्ट से जो है वो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो फोर्स 5 न्यूटन था और हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर हो रहा है, तो यहां से जो वर्क डन की वैल्यू हम लोगों के पास आई वो आ गई 10। अब क्वेश्चन ये आता है 10 तो इसका मैग्नीट्यूड है, वर्क की जो यूनिट है वो हम लोगों के पास जो है वो जूल होती है, JOULE। बहुत सारे लोग जाउल बोल देते हैं या जूल बोल दो, जो आपको अच्छा लगता है। तो W की वैल्यू जो है वो 10 जूल के बराबर हम लोगों के पास जो है वो होगी। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो ये न्यूमेरिकल होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन पेज नंबर 148 पुरानी एनसीईआरटी में जो है वो शायद ये गिवन है बेटा जी। हम लोग यहां पे इसको जो है वो रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। 8 मीटर जो है वो इसको हिला दिया, जैसे इस फिगर में जो है वो दे रखा है। अब यहां पे भी आपको एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है कि फोर्स जो है वो हम लोगों के पास कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब एक चीज यहां पे फिर देखो मैंने बताया वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो धक्का मारा, तो ऑब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव किया तो हम लोगों के पास जो है वो ये सिंपल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों के पास जो है वो 8 मीटर इसका डिस्टेंस हम लोगों के पास होने वाला। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास गिवन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारे पास 7 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 8 है। सॉल्व करोगे तो 56 कैपिटल जे इसका जो है वो यूनिट का सिंबल है जूल का, तो 56 जूल जो है वो हम लोगों के पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो होने वाली है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 10.2 हम लोगों के पास एनसीईआरटी में जो है वो गिवन है। पोर्टर कुली होता है, पोर्टर का मतलब लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कई बार ये हम लोगों के पास एक कुली है, ये कोई लगेज पड़ा था यहां पे, इस कुली भाई साहब ने लगेज को उठाया और अपने सिर के ऊपर सिंपली रख लिया। ठीक है, तो सिनेरियो 2 के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर आदमी ने लगेज को अपने सिर के ऊपर जो है वो रख लिया। ठीक है, लगेज का जो वजन गिवन था वो हम लोगों के पास कितना गिवन था, 15 किलोग्राम जो है वो लगेज का वजन गिवन था। ठीक है, और लगेज को कितनी हाइट तक खींच के लेके जाया गया, मतलब कितना
डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगेज का किया गया वो 1.5 मीटर के बराबर जो है वो लगेज का डिस्प्लेसमेंट किया गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, कितना वर्क डन जो है वो इसने किया होगा। अब देखो क्वेश्चन ये आ रहा है यार, सारा स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया भाई, फोर्स कहां है? उसने सिंपली उठाया, सिर पे रख लिया, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता लग गया, उसने कितना फोर्स लगा के जो है वो सिर पे रखा, वो तो गिवन ही नहीं है। अगर फोर्स ही नहीं गिवन है तो भैया वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्यों? क्योंकि वर्क डन की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन नहीं है, तो यहां फंस जाते हैं कई बार बच्चे। तो एक चीज सिंपली अंडरस्टैंड करो, देखो कॉमन सेंस हम लोगों के पास जो है वो इसके अंदर अगर आप लगाओ तो मैं आपको इसका एक डायग्राम से इसको समझाता हूं। देखो इस बॉडी के ऊपर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ इसको नीचे खींच रही है और इसके ऊपर जो वेट लग रहा है वो m इंटू जी जो है वो लग रहा है। मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर इसका मास मान लो 1 kg है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स अर्थ लगा रही है? मास इंटू ग्रेविटी। तो m is 1, g is approximately 10, तो 1 into 10 is 10 न्यूटन का फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मेरे को इसको उठाना है तो अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, क्या मैं इसको उठा पाऊंगा? नहीं उठा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला वजन जो है वो ज्यादा है, नीचे वाला अर्थ उसको ज्यादा जोर से खींच रही है, मेरे को 5 न्यूटन से नहीं उठेगी। तो मिनिमम मेरे को कितना लगाना पड़ेगा इस बॉडी को उठाने के लिए? तो जितना अर्थ लगा रही है एटलीस्ट उसको तो कैंसिल आउट करो। तो यहां पे भी यही सीन है कि जितना अर्थ फोर्स लगा रही है, अर्थ कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास हो गया 150 न्यूटन। तो एटलीस्ट मेरे को 150 न्यूटन का फोर्स जो है वो ऊपर की साइड पे, दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। एटलीस्ट इतना फोर्स आदमी को लगाना पड़ेगा ताकि इस पर्टिकुलर बॉडी को जो है वो उठा सके। इससे ज्यादा भी लगा सकता है लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें मिनिमम वाला केस लेके चलना है कि 150 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स आदमी को 150 लगाना पड़ेगा। अब 150 फोर्स जो है वो हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है? अब एक सोचने वाली बात है, फोर्स भी इधर लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर साइड पे ही हो रहा है, तो हम लोगों के पास जो वर्क डन की वैल्यू होगी, वर्क डन बाय द मैन, मैन ने जो है वो कितना वर्क डन किया इस पर्टिकुलर केस में, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन कितना है हम लोगों के पास? 150, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास कितनी हो रही है? 1.5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 225 जूल जो है वो हम लोगों के पास इसका वर्क डन जो है वो आने वाला है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर ना मैं एक चीज और जो है वो ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। आप अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए एक चीज हमेशा समझो कि वर्क इज नथिंग, ठीक है। वर्क कुछ नहीं है अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन? बाय द मैन बात कर रहे हैं मैन की, मैन ने कितना वर्क डन किया, क्योंकि इस केस पर्टिकुलर एक केस के अंदर 2 वर्क डन हो रहे हैं। 2 वर्क डन कौन से हो रहे हैं ध्यान से समझना। एक तो फोर्स लगा रहा है मैन, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, तो मैन का जो है वो वर्क डन अलग होगा। जो फोर्स लगा रही है, जो एक्शन क्रिएट कर रहा है हम लोगों के पास, वो वर्क डन होगा ही होगा। उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स लगाता है वही वर्क डन कर रहा है। अब दूसरा यहां पे फोर्स जो है वो कौन लगा रहा है? ग्रेविटी जो है वो लगा रही है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और मैन जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो हमने वर्क डन बाय द मैन तो निकाल दिया 225 है। अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय हिम की जगह यहां पे लिखा होता व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम लोग जो है वो क्या सेम आंसर करते या कुछ आंसर के अंदर जो है वो वेरिएशन आती। मैं इसी चीज को जो है ना वो आपको समझाता हूं। देखो अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास जो है वो एक बॉडी है, यहां पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है दैट इज 15 किलो की बॉडी थी ना, तो 150 न्यूटन का फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हम लोगों के पास 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने आपको ना एक चीज बताई है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला कब लगाना है आपको? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो अपने को जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ध्यान दो तो फोर्स हम लोगों के पास नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और जो हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में हम लोगों के पास हो रहा है। तो अगर आपको यहां पे कोई पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ऐसे केसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास वो किसके बराबर होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस टाइम्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन होगा, तो वर्क डन इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा, विच इज माइनस का 150 टाइम्स 1.5 विच इज इक्वल टू माइनस का 225 जूल जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास जो है वो आने वाला है। तो ऐसे करके जो है वो आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है और उसको सिंपली F इंटू एस कर दो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो हम लोगों के पास वो नेगेटिव होगा, तो उसको सिंपली जो है वो माइनस 150 इंटू 1.5 कर दो। और तीसरा जो है, अगर ध्यान से देखना इस चीज को, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लो आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे और डिस्प्लेसमेंट किसी सिनेरियो में हो रहा है ऐसे, जहां पे एंगल बन रहा है हम लोगों के पास कितना 90 डिग्री का, तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोगों के पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर जो है वो होगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो हम लोगों के पास जो वर्क डन है वो 0 होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो वर्क डन है वो हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो होने वाला है। इन्हीं सिनेरियोज से मैं आगे बढ़ते हुए मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब हम लोग जो है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रही है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज, मैं ना यहां पे लिख देता हूं, F इंटू एस टाइम्स क्या, कॉस थीटा। तो ये ना एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर इसको कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे अगर मैं आपको 9th लेवल पे समझाऊं तो जो वर्क होता है वो हमारे पास फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें 3 ब्रांचेस जो है वो जनरेट हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस, कि अगर फोर्स, यहां पे देखना ध्यान से, और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला होता है एफ एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला होता है माइनस का एफ एस। और तीसरा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास 90 डिग्री का एंगल बना के बैठे हुए हैं तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू होती है क्या, 0। तो इन सारे केसेस को कैटर करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला जब हम लोग बनाते हैं ना तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा एक ऐसा फंक्शन है जब एंगल 0 है, मतलब देखो सेम डायरेक्शन में है, यहां पे देखो ध्यान से, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री हो गया। किस किस के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहां पे देखो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितने एंगल बना रहे हैं दोनों यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल बना रहे हैं दैट इज 180 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं हम लोगों के पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो एक चीज याद रखो आप कि कॉस थीटा एक ऐसा फंक्शन है मैथमेटिक्स का, एक ऐसी वैल्यू है मैथ्स के अंदर जिसमें अगर तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। ये चीज आप बिल्कुल डिटेल के अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जो है वो पढ़ने वाले हो। अभी के लिए सिंपल याद रखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैं नहीं समझा रहा हूं और ना ही मैं चाहता हूं अभी आप इसके अंदर घुसो, क्योंकि ये तीनों केसेस हैं भैया, अपने को कैटर करने हैं अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वर्क डन जो है वो होगा। अभी तो आपने जो है वो 90 का पढ़ा, 180 का पढ़ा या 0 का पढ़ा, 45 पे अलग होगा, 60 पे अलग होगा, 75 पे अलग होगा, हर एंगल पे जो है वो वर्क डन हम लोगों के पास अलग होगा। तो इसीलिए जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो भी मैटर करता है, लेकिन 9th लेवल पे अगर आप ये 3 सिंपल सिनेरियोज जो है वो अपने दिमाग में बिठा रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आंसर करना जो है वो डिफिकल्ट होना चाहिए। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। 1 जूल को जो है वो डिफाइन करो। देखो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू मेरे पास अगर मैं जूम कर लूं 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 मीटर है। इन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूं तो वर्क डन जो है वो मेरे पास क्या होगा 1 इंटू 1। तो यहां पे वर्क डन की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 जूल। तो 1 जूल क्या हो गया, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी टू 1 मीटर। सिंपल सी बात है। देखो 1 जूल कब आ रहा है, 1 जूल तब आ रहा है जब 1 न्यूटन का फोर्स
1 मीटर तक किसी बॉडी को धकेल रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी टू 1 मीटर, देन वर्क डन इज नोन एज, हम लोगों के पास जो है वो यहां पे क्या हो जाता है, 1 जूल वैल्यू जो है वो वर्क डन की हमारे पास हो जाती है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी जो है वो बंधी हुई है, बैल बंधी हुई है गाड़ी के ऊपर, तो कितना फोर्स जो है वो लगा रही है हम लोगों के पास, 140 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगा रही है गाड़ी के ऊपर। द फील्ड इज बीइंग प्लोड 15 मीटर लॉन्ग, तो ये तो हम लोगों के पास बेटा जी फोर्स हो गया, और कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये प्लो के साथ हम लोगों के पास जो है वो कर रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है हम लोगों के पास, 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द प्लोइंग इन द लेंथ ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। तो एकदम यहां पे सिंपल ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बुलक कार्ट्स की इधर ही डायरेक्शन में हो रही है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, F इंटू एस फॉर्मूला जो है वो लगाओ, तो 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 15 मीटर तक जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां पे हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोगों के पास इतने जूल आंसर जो है वो आने वाला है। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे जो है वो 15 0 जा 0, 15 4 जा 66 कैरी करो, 15 1 जा 15 और 6 जो है वो 21 जूल जो है, या इसको कई बार बुक्स के अंदर ऐसे भी लिख देते हैं 2.1 टाइम्स 10 पावर 3 जूल जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर जो है वो आने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है वो 10.3 पे मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना। अब देखो एक टर्म होती है हमारे पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, ये किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है जब कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है हाफ टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हम लोगों के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पे के ई से जो है वो लिख रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर। देखो मास हम लोगों के पास जो है वो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 15 kg जो है वो हमारे पास मास गिवन है, और हम लोगों के पास वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी यहां पे गिवन है। तो हाफ टाइम्स 15 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 15 इंटू 4 4 जा ये हो जाएगा 16, तो ये 8 पे कटेगा, और 15 8 जा जो है वो हम लोगों के पास 120 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी हो, वर्क डन हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, याद रखो सबका यूनिट जो है वो एक है और वो जूल है। जूल जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन, वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। देखो हो क्या रहा है, इसके अंदर हमारे पास गाड़ी का जो मास है वो हमारे पास गिवन है, कितना मास गिवन है गाड़ी का, गाड़ी का मास गिवन है हमारे पास 1500 किलो, ठीक है। तो 1500 kg जो है वो हम लोगों के पास कार का मास है। कार इनिशियली जो है वो कितनी वेलोसिटी पे मूव कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि SI यूनिट्स में रहेंगे तो बेटर है, ज्यादा इजी हो जाता है। और फाइनली गाड़ी कितनी वेलोसिटी पे जो है वो मूव कर रही है, 60 पे मूव कर रही है, इसको भी मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और हम लोगों के पास मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। तो ये सारा फंडा जो है वो हमारे पास निकल के आ गया। अब क्वेश्चन है वर्क डन होता क्या है। अब याद रखो वर्क डन जो है ना वो हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, फॉर्मूला यहां पे लगाना है आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोगों के पास एक वर्क एनर्जी थ्योरम है जो क्या बोलती है कि वर्क डन जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी में किसी बॉडी की चेंज हो रहा है उसके बराबर जो है वो होता है। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगी, हाफ इंटू m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 1500 इंटू में फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 60 इंटू 5/18 का क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास कितनी होगी, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू में
1500 इंटू में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हम लोगों के पास 3, ये हम लोगों के पास है 30, ठीक है, 30 इंटू 5/18 का क्या हो गया होल स्क्वायर जो है वो हो गया। तो यहां पे हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉल्व करके आ जाएगी, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए आप यहां पे सिंपल करो, ये 6 पे कटेगा और यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 50/3 आ गया और ये यहां पे आएगा 10 और यहां पे आ जाएगा क्या 6, तो 50/6 जो है वो हम लोगों के पास आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो हम लोगों के पास सॉल्व करके ये आ रहा है 625,000/3 जूल, जो कि हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और जो हम लोगों के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 156250/3 जूल जो है वो हम लोगों के पास सॉल्व करके आ रहा है। इन दोनों को जो है जब हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 15620 जूल जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास आने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी इज इतने जूल। तो देखो हम लोगों के पास यहां पे ना काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितनी गिवन है हमारे पास 25 जूल गिवन है, 25 जूल गिवन है। तो इसको मैं सीधा ही पुट कर दूं, हाफ इंटू में मास इंटू में वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो पहले तो मैं इनिशियल केस 1 जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। केस 1 से मास निकाल लेते हैं हम लोग और हम लोगों के पास जो है वो मास की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 दैट इज इक्वल टू m/2 टाइम्स क्या हो गया ये 25 हो गया। अब ये 25 से 25 कटा, यहां से मेरे पास जो मास की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई 2 kg के बराबर जो है वो मास की वैल्यू आ गई। अब केस 2 पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। केस 2 में देखो मास तो बॉडी का सेम ही है, क्योंकि केस 2 में उसने कुछ भी और नहीं बोला, उसने सिंपली बोला कि वेलोसिटी को 3 टाइम्स जो है वो कर दिया गया। तो वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी। देखो पहले कितने पे मूव कर रही है बॉडी, पहले 5 पे मूव कर रही है बॉडी, अब 3 टाइम्स कर दिया तो 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो हो गया। तो यहां से नए वाली काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू m इंटू ये हो गया हमारे पास v का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 225 जूल के बराबर जो है वो हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.5 एग्जांपल जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m when it is taken to a height of 6 मीटर above the ground। ठीक है, तो अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बोल देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास क्या होती है, कोई भी बॉडी की एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट और पोजीशन कहां पे वो जो है वो प्लेस कर रखी है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। फॉर्मूला मैं इसका सिंपली समझा देता हूं। मान लो ये बॉडी को यहां पे जो है वो पड़ी है, इस बॉडी का मास है हम लोगों के पास m और जितनी हाइट पे ये बॉडी पड़ी है दैट इज h। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू में जो हाइट पे वो पड़ी है mgh जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल ग्रेविटी अर्थ की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका फॉर्मूला mgh है। तो मास हम लोगों के पास कितना है 10 है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9.8 लेनी है और कितनी हाइट पे है 6 मीटर की हाइट पे जो है वो बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका भी आप जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी 98 टाइम्स 6। 98 टाइम्स 6 को कैसे करेंगे, 6 8 जा 48 कैरी करो 4 6 9 जा 54 और 4 58 जूल जो है वो इसका आंसर होने वाला है। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन हो, कोई भी एनर्जी हो, ऐसा यूनिट जो है वो तीनों केसेस के अंदर हम लोगों के पास चारों केसेस के अंदर जूल ही होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास जो है वो आने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं 10.5 जो है वो आपको क्लियर है। आप 10.6 क्वेश्चन एग्जांपल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। तो मास हमारे पास गिवन है ऑब्जेक्ट का कितना, लिख लेते हैं जो वैल्यूज भाई हमारे पास गिवन है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। 12 kg एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी दे रखी है, अब ये कौन सी एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। कितनी दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास, 480 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, और आपको ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m इंटू जी इंटू क्या, h। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 480 के बराबर होगी। मास हम लोगों के पास बॉडी का कितना गिवन है, 12 गिवन है। ग्रेविटी आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर कितनी लेनी है, 10 लेनी है। हाइट जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो निकालनी है। ये 0 से ये 0 गया, 12 4 जा 48, तो हाइट की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगी, 4 मीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हाइट की वैल्यू जो है वो होगी। तो 4 मीटर हाइट जो है वो इस पर्टिकुलर केस में आने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी के फंडे जो है वो आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10.7 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.7 के अंदर जो है वो क्या लिखा है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन जो है क्लाइम्स अप अ रोप a height of 8 meter. We name one of the girl A and girl B. The girl A takes 20 seconds while the girl B takes 50 seconds. जो है किस गर्ल के अंदर जो है वो पावर ज्यादा एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, कितनी कितनी पावर जो है वो हम लोगों के पास हर एक गर्ल के अंदर जो है वो होगी। तो देखो बेटा जी, वर्क डन हम लोगों के पास क्या होता है, फोर्स इनटू में हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। अगर मैं इन दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दूं तो जो वर्क डन पर यूनिट टाइम आता है ना हमारे पास, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, पावर जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे देखो पावर का जो फॉर्मूला हो गया वो हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया, फोर्स कितना है हमारे पास, m इंटू जी इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे जो है वो फोर्स लगा रही है, इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा है, दैट इज द पावर हम लोगों के पास जो है वो होगी। या इसको एक और तरीके से जो है वो हम लोग देख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो क्वेश्चन के अंदर देखो हम लोगों के पास जो है वो क्या चल रहा है, 2 गर्ल्स हैं, दोनों का वेट जो है वो दे रखा है। तो अब देखो गर्ल्स को अगर रस्सी से ऊपर जाना है तो मिनिमम उनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये चीज मैं ऑलरेडी कूली वाले केस में भी समझा चुका हूं, पोर्टर वाले केस में। तो देखो अर्थ जितने फोर्स से नीचे खींच रही है, मिनिमम उसको उतना ही फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ना गर्ल ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे एक चीज समझ लो कि गर्ल को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो गर्ल का ईच ऑफ वेइंग, तो 400 न्यूटन जो है वो गर्ल को फोर्स जो है वो लगाना पड़ रहा है। 8 मीटर की हाइट है हम लोगों के पास, हाइट किसके बराबर होगी हम लोगों के पास, 8 मीटर की हाइट के बराबर जो है वो होगी। तो गर्ल ए की बात करूं, व्हाट इज द पावर ऑफ द गर्ल ए, पावर ऑफ द गर्ल ए इज कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पावर ऑफ द गर्ल ए को कैसे निकलेगा, देखो फोर्स तो उसको 400 लगाना ही पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उसको 8 मीटर करनी है। पहले केस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स लगेंगे, तो पावर जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आएगी, 20 ये, और हम लोगों के पास 160, और इसकी जो यूनिट होती है ना वो वॉट होती है। ठीक है, और पावर ऑफ द गर्ल बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो फोर्स हम लोगों के पास सेम है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास सेम है, बस उसको टाइम थोड़ा सा फालतू लग रहा है। ये 0 से 0 कटी, 5 8 जा 40, 8 8 जा हम लोगों के पास क्या हो गया, 64 वॉट जो है वो हो गया। बट ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा टाइम ले रही है उस गाड़ी में पावर कम है, मतलब उस गर्ल में पावर कम है, तो इस पर्टिकुलर केस में पावर ज्यादा है, फटाफट से जो है वो चढ़ रही है, और दूसरे केस में जो है वो 64 वॉट ही हम लोगों के पास जो है वो पावर है, तो वो थोड़ा सा लेट जो है वो हम लोगों के पास चढ़ने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन 10.8 जो है वो हम लोगों के पास क्या बोलता है, ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस 45 स्टेप्स इन कितने सेकंड्स, 9 सेकंड्स। ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज, तो बॉय जो है ना वो कुछ टोटल 45 स्टेप जो है वो हम लोगों के पास चढ़ा, और हाइट ऑफ ईच स्टेप हम लोगों के पास हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो टोटल कितना चढ़ा, तो देखो 15 सेंटीमीटर तो वो एक स्टेप में चढ़ रहा है,
टोटल वो 45 स्टेप जो है वो कवर कर रहा है। तो हम लोगों के पास 45 इंटू 15 जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 5 जा 75, 7 कैरी करा, 15 4 जा 60 और 7 67 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया। अब बॉय की पावर जो है वो अपने को निकालनी है। टाइम बॉय कितना ले रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, 9 सेकंड्स जो है वो टाइम ले रहा है बॉय जो है, ठीक है। तो पावर जो है उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस कैरी को जो है वो हम लोग हटा देते हैं और हम लोगों के पास फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स बट ऑब्वियसली बॉय का मास है हम लोगों के पास 50, ग्रेविटी उसको 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखिए। तो देखो फोर्स कैसे निकलेगा, वही ना, बॉय को मिनिमम जो है वो m इंटू जी, जो अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है वही मिनिमम फोर्स बॉय को जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये 500 न्यूटन का फोर्स जो है वो बॉय को एक्सर्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाने में मिनिमम, ठीक है। तो और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास जो है वो कितनी हो रही है, 675 जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। 675 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि एसआई यूनिट्स में जो है वो इसको हम लोग रख सकें, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम लोगों के पास जो है वो कितनी देर में ये सारा काम जो है वो हो रहा है, 9 सेकंड्स के अंदर जो है वो ये सारा काम हम लोगों के पास हो रहा है। 0 से 0 कट गई, तो यहां पे पावर की जो वैल्यू सॉल्व करके पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इसको 5 से, फिर 9 से जो है वो इसको आप डिवाइड कर लेना। ये डायरेक्ट 9 पे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 7 जा 63 होगा ना, 4 बचेगा तो 45 जो है वो 9 के टेबल पे नहीं आता। तो ये डिवीजन आपको करनी पड़ेगी, बेटर है पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर एक साथ ही जो है वो इसको डिवाइड कर लेना, और हम लोगों के पास जो है वो 375 वॉट के बराबर जो है ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद जो है वो आने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, 10.8 एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। वॉट को जो है वो आपको डिफाइन करना है, बहुत ही सिंपल सी टर्म है वॉट जो है, देख लो वॉट देखो पावर की यूनिट है। पावर हम लोगों के पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर यही चीज मैं दोबारा से करूं जैसे मैंने 1 जूल में करी थी, सॉरी वहां 1 जूल में करी थी, वर्क डन मान लो 1 जूल है और टाइम जो है वो हम लोगों के पास क्या लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो हम लोगों के पास वैल्यूज पुट कर दो 1 बाय 1, पावर कितनी आएगी हमारे पास 1 वॉट। तो 1 वॉट इज अ पावर वेयर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। तो 1 जूल ऑफ वर्क जब 1 सेकंड में जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा तो उसको जो है वो हम लोग 1 वॉट जो है वो अपने पास बोलने वाले हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। इसके बाद हम लोगों के पास क्या है, एक लैंप कंज्यूम्स, कितनी एनर्जी जो है वो लैंप कंज्यूम कर रहा। इसको मैं एनर्जी को लिख देता हूं यहाँ पे, 1000 जूल जो एनर्जी है वो लैंप कंज्यूम कर रहा है, और कितने टाइम में जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 10 सेकंड्स में जो है वो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। देखो पावर का जो सिंपल फॉर्मूला, इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं। यहां पे एनर्जी कितनी है 1000 बाय टाइम कितना है 10 सेकंड्स, 10 से 10 यहां पे जो है वो कट गया। पावर जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आ गई, 100 वॉट के बराबर जो है वो पावर हम लोगों के पास जो है वो आ गई। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास, हम लोग बैक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो मूव कर रहे हैं। A ball object is thrown at a certain angle to the ground, moves in a curved path and falls back to the ground. ये क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई, एक सर्टेन एंगल पे ग्राउंड के साथ जो है वो मूव किया, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों के पास दोबारा से उसी पर्टिकुलर हाइट पे जो है वो फॉल कर रहा। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वहीं जमीन पे जो है वो गिर रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो हम लोगों के पास क्या होने वाला है। बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो होता है क्लास 9th के अंदर। इसको अंडरस्टैंड करना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले तो ना एक चीज देखो, आप वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना सिंपल सी चीज है। फोर्स कौन सा कंसीडर करेंगे हम लोग, जो ग्रेविटी लगा रही है वही ना फोर्स कंसीडर करेंगे। तो जो फोर्स हमारे पास ग्रेविटी लगा रही है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगा, मास इनटू ग्रेविटी, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, सिंपल। अब बॉल क्या हो रही है, पहले एक सर्टेन हाइट तक जा रही है, उसके बाद जो है वो फॉल कर रही है। तो 2 केसेस हैं यहां पे। केस 1
एक बॉल जो है वो राइज कर रही है, केस 1 जो है वो हम लोगों के पास किसका हो गया, राइज का हो गया। केस 2 जो है वो हम लोगों के पास किसका हो गया, फॉल का जो है वो हो गया। मैं इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग जो है वो डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूं। राइज मान लो सर्टेन हाइट h तक हो रहा है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोगों के पास हो क्या रहा है, फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है mg, पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, और हाइट जो है वो ऊपर रेज कर रही है h। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज -mgh। ये मैं आपको अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के शुरू में जो है वो समझा चुका हूं। ये हो गया हमारे पास ऊपर जाने का वर्क डन। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से कर रखा है, वो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है, आपको कंफ्यूजन होगा भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 है, फिर वो कहेंगे नहीं वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। सेकंड केस, फॉल वाला केस, वर्क डन बाय द 2। हो क्या रहा है सेकंड केस में, फोर्स भी नीचे लग रहा है और बॉडी भी जो है वो नीचे फॉल कर रही है। तो फोर्स कितना लग रहा है, प्लस का होगा ये mg, इनटू में हाइट कितनी वो बॉडी मूव कर रही है नीचे तक पहुंचने में, mgh। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग इज प्लस का mgh। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हाइल द बॉल इज राइजिंग, दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हाइल द बॉल इज फॉलिंग। What is the total work done? Total work done is a scalar quantity। हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं वर्क डन को, अगर वर्क डन हम लोगों के पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन हम लोगों के पास क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी, -mgh होगी, और यहां पे वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, प्लस का mgh होगी। टोटल इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर हम लोगों के पास यहां पे आने वाला है वो 0 जो है वो आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करो भाई, फंडे बिल्डअप करो, अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्डअप करो। कॉन्सेप्ट्स में 2 चीजें हो रही है, एक बार बॉडी राइज कर रही है, एक बार बॉडी फॉल कर रही है। राइज करते हुए फोर्स नीचे लग रहा है, मोशन जो है वो ऊपर हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन जो है वो ग्रेविटी का होगा। फॉल करते हुए जो है वो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और मोशन भी नीचे की साइड पे हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे पॉजिटिव होने वाला है। तो एक बार पॉजिटिव वर्क डन, एक बार नेगेटिव वर्क डन, दोनों वर्क डन जो है वो किसके हैं, हमारे पास ग्रेविटी के हैं। दोनों वर्क डन को सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसको सिंपली हमने ऐड किया और आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 0 जो है वो आ गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, एक सर्टेन फोर्स जो है वो मास कितने पे एक्ट कर रहा है, 20 kg मास पे जो है वो एक्ट कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इनिशियली कितने मीटर पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, और फाइनली जो है वो कितने मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड पे जो है वो चल रहा है। वर्क डन जो है वो निकालना है। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये सबको पता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ टाइम्स mv² माइनस हाफ टाइम्स mu²। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई, हाफ टाइम्स मास कितना है इसका 20, इनटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 का स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स 20 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हम लोगों के पास 5 का स्क्वायर जो है वो होने वाला। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको सॉल्व कर लो, ये 10, तो वर्क डन यहां पे जो है 4, ये 40 माइनस ये भी 10 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 250। व्हाट इज द वर्क डन, माइनस का 210 जूल नेगेटिव वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो ना, नेगेटिव क्यों आया वर्क डन, ये भी सोचो यार थोड़ा सा। देखो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है, बॉडी रुक रही है, ब्रेक बज रही होगी तभी ना रुकी बॉडी, तो ब्रेक लग रही है अगर बॉडी पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पीछे की तरफ। बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, इधर मोशन लग रहा है। रुकने का मतलब फ्रिक्शन, टायर का बीच में जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन और फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तभी हम लोगों के पास यहाँ पे माइनस 210 जूल जो है वो इसका आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फंडे को जो है वो समझने के लिए। एक मास है हम लोगों के पास जो कि हमारे पास कितना है 10 kg का, तो ये मैंने m ले लिया। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, और ये जो है वो मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अब देखो ध्यान से,
फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है वो ऐसे है m इंटू जी, लेकिन बॉडी मूव कैसे कर रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है हम लोगों के पास, दैट इज 90 डिग्री। अब मैं आपको इस चीज को समझा चुका हूं कि जब एंगल हम लोगों के पास जो है वो 90 डिग्री का बनता है तो वर्क डन की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो क्या होती है, जीरो जो है वो होती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास क्या आने वाला है, जीरो जो है वो आने वाला है। एक सर्टेन हाउस होल्ड जो है वो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। अब ना एक चीज याद रखो आप, यूनिट्स से मतलब जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एसआई यूनिट है, या ऐसा नॉट एसआई यूनिट है, हम लोगों के पास कमर्शियल यूनिट है बिजली की, या कितनी हाउस होल्ड पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। लेकिन एक बंदा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है हम लोगों के पास, 250 यूनिट्स को। 250 यूनिट्स को मतलब 250 किलोवाट आवर को जो है वो कंज्यूम कर रहा। तो यहाँ पे 250 मीन्स 250 टाइम्स क्या, 1000 इनटू में वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड, और आर हम लोगों के पास क्या हो जाता है 3600 सेकंड्स। आर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड, ये जूल, ये किलो और ये 25, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो एनर्जी आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 250 इंटू 36 इंटू 5 और 2, सॉरी 3 और 2, 5 जीरोस, तो 5 जीरोस ये होगी, एक जीरो इसकी आ गई, तो ये हो गया मेरे पास 25 इंटू 36 इंटू 10 पावर 6। अब 25 25 6 जा 150 होता है, 15 कैरी कर लो आप, 25 3 जा 75 और 15 कितना हो गया हमारे पास 90। 90 इंटू 10 पावर 6 तो है ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 9 इंटू 10 पावर 8 जूल एनर्जी जो है वो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है वो आ जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटा जी, हम लोगों के पास मास कितना है, 40 kg मास जो है वो हमारे पास गिवन है। कितनी हाइट तक जो है वो ऑब्जेक्ट को राइज कर दिया गया, 5 मीटर हाइट तक जो है वो राइज कर दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको सिंपली जो है वो याद हो गया होगा मुझे लगता है, इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, मास कितना है 40, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितनी है 5, तो 4 5 जा 20 और ये 3 जीरोस और, तो ये हम लोगों के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितना आंसर जो है वो इसका आ गया, 2000 जूल आंसर जो है वो इसका आ गया। ठीक है, ये तो निकल गई पोटेंशियल एनर्जी। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब यहां से दूसरा केस है, ये नोट कर लो, दूसरा केस जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आप ये बात याद रखना आप, वो ये यहां से ऑब्जेक्ट को ये ए पॉइंट ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही थी, 5 इंटू 40 इंटू 400 हो जाएगा ना, तो ये 2000 हम लोगों के पास अभी अभी हमने जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन। ए पॉइंट पे एनर्जी थी ये वाली, बी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो आपको निकालनी है, हाफ वे डाउन है। ठीक है, हाफ वे डाउन का मतलब अब यहां पे जो हाइट है वो किसके बराबर है, 2.5 मीटर के बराबर है। तो व्हाट इज द एनर्जी एट पॉइंट बी। अब एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी m इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट बी प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मास कितना है मेरे पास, 40 इंटू 10 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 1000 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होगा। क्योंकि देखो यहां पे जब बॉडी बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट पे बॉडी है, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है हम लोगों के पास। बॉडी के अंदर कोई और एनर्जी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल ऊपर हाइट पे रुकी हुई है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ एक हाइट की एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास होगी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी जो है वो नीचे गिर रही है, अब देखो हाइट रिड्यूस हो रही है। हाइट रिड्यूस होने का मतलब क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी बॉडी की जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है
वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाएं तो हम लोगों के पास एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी ही एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो बी पे होने वाली है। तो ए पे जो एनर्जी है वही एनर्जी हम लोगों के पास किस पे होने वाली है, बी पे होने वाली है। ए पे एनर्जी कितनी है, 2000 एनर्जी है, बी पे एनर्जी कितनी है, 1000 है, प्लस साथ में जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहां से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो 2000 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, इसको बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना। देखो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये हम लोगों के पास जो है वो फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में एंगल हम लोगों के पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और कितना वर्क डन, देखो थीटा जब 90 डिग्री होता है हम लोगों के पास तो वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर रहती है, 0 के बराबर रहती है। तो वर्क डन इस पर्टिकुलर केस में जो है वो हम लोगों के पास क्या होने वाला है, 0 वर्क डन जो है वो आने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे जो है वो मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास हो रहा हो और फोर्स जो है वो बॉडी का ना लग रहा हो। देखो हो सकता है बिल्कुल, अगर मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है क्या, 0, तो दिस इंप्लाइज उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। तो दिस इंप्लाइज बॉडी जो है वो क्या कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो हम लोगों के पास मूव कर रही है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है तो मान लो ये बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो जो है वो वर्क डन कितना हो रहा है उसके ऊपर, 0 जो है वो हमारे पास वर्क डन हो रहा है। कई बार ना दिमाग में जो है वो डाउट आता है इस क्वेश्चन को समझाते हुए भी या सॉल्व करते हुए भी ना, मैं आपको इसकी ना थोड़ी और डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो थोड़ा और देता हूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। अब हमने बोल तो दिया यार फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन वर्क डन तो फोर्स का ही कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन टर्म ही फोर्स के लिए बनी हुई है, वर्क डन बिना फोर्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बोले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंजन फोर्स लगा रहा है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम करे, तो दोनों जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को जनरेट कर रहे हैं। समझो इस चीज को, देखो बॉडी ऐसे नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव कर रही है जब बॉडी का इंजन जो है वो वर्कआउट कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स को जो है वो ओवरकम कर रहा है। रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोस की बात करूं मैं, व्हाट इज अ वर्क डन, वर्क डन देखो फ्रिक्शन का अलग होगा, वर्क डन इंजन का अलग होगा, लेकिन दोनों का वर्क डन मिला के जो है वो 0 होने वाला है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है तो दोनों का वर्क डन मिला के 0 हो रहा है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। या तो बॉडी इंटरस्टेलर स्पेस में हो, बहुत दूर हो, कोई भी वहां पे फोर्स जो है वो ना लग रहा हो और बॉडी जो है वो हमने छोड़ दी, और उस पर्टिकुलर स्पेस पे न्यूटन के लॉज जो है वो जहां पे एकदम परफेक्टली वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बॉडी चलती जा रही है, 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 कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में लग ही नहीं रहा, इवन इंटरनल भी नहीं लग रहा, बस बॉडी चल रही है। किसी ने मतलब हल्का सा पुश कर दिया, बस वो ना रुक रही है ना बस वो चलती जा रही है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्क डन जो है वो 0 होगा जब फोर्स की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। या दूसरा, अभी मैंने एक सिनेरियो समझाया था कि मैंने इस ऐसे बॉडी को फेंका, मैंने अभी प्रूव करके बताया था वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0 है। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी जो वर्क डन है वो हम लोगों के पास ग्रेविटी का कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर जो है वो समझाया था कि जब बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो बॉडी जो है वो ऐसे एक दूर जाके पॉइंट पे गिर रही है, बॉडी जो है वो मूव भी कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो यहां से तो डिस्प्लेसमेंट हो ही गया ना, वो ठीक है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हुए ना, कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए तो हम लोगों के पास जो है वो ग्रेविटी का वर्क डन हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे 0 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों सिनेरियोस जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। या बॉडी इंटरस्टेलर स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही हो, अर्थ के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है,
तो वो बहुत सारी चीजों को ओवरकम करके ही मूव करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियोज अगर देखो तो फ्रिक्शन ओवरकम हो रहा है, तो फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है, जो इंजन वर्कआउट कर रहा है, मतलब इंजन जो है वो धक्का लगा रहा है गाड़ी के अंदर, एक पावर टॉर्क को जनरेट कर रहा है जिससे गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें देखो वर्क डन तो कर ही रही है, नहीं तो अगर ऐसे वर्क डिस्प्लेसमेंट होने लग जाए, वर्क डन जो है वो जीरो होने लग जाए, तो हम एक जगह से दूसरी जगह बिना पैसा खर्च किए पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज प्रैक्टिकली जो है वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन अर्थ के ऊपर, लेकिन हम लोग फॉर्मूला बेस्ड अगर चीजें देखें, मैं नहीं कह रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस में हो, ठीक है। हाँ, खाली अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना उस केस में भी ठीक है, लेकिन कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है। ये टर्म ना थोड़ी हेजी टर्म है, मतलब ये दिस इज नॉट अ क्लियर कट फिजिक्स, ठीक है। वर्क डन जीरो नहीं है उन सिनेरियोज में, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अलग होगा, वर्क डन बाय द इंजन जो है वो अलग होगा। तो इसको गाड़ी से रिलेट करके या कोई भी मोटर वाली चीजों से रिलेट करके मत समझो, तो ज्यादा बेटर एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। मैंने जान के ये क्वेश्चन टेकअप किया था ताकि आपको जो है वो समझा सकूं, ठीक है। ए पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स, ऐसे खड़ा, कोई भी चीज मैंने मान लो चौक रख दिया इसके ऊपर, यहाँ पे फंसा दिया मैंने चौक, ऐसे लेके जो है उसको खड़ा हो गया, मैं आधे घंटे के लिए खड़ा हूं, मैं इसको कुछ नहीं हो रहा भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास जो है वो देखने को मिलने वाली है वो जीरो ही मिलेगी, क्योंकि फोर्स इंटू जीरो, और ये वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो जो है वो होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो है इज रेटेड एट, तो पावर दे रखी है इलेक्ट्रिक हीटर की, कितनी दे रखी है, 1500 वॉट। पावर होता क्या, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो कोई बॉडी खर्च कर रही है। अब यहां पे देखो 1500 वॉट है, वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, इनटू में टाइम, इसको इधर ले गया, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये क्या हो गया, 1500 जूल पर सेकंड इनटू टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है यहाँ पे 10 आवर्स, 10 इंटू में 3600 सेकेंड्स, तो ये सेकेंड्स हो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी होगी। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 15 इंटू ये हो गया कितना, 36, 15 इंटू 36 और 2 जीरो, ये 3 4 5, तो ये होगी हम लोगों के पास 5 जीरोस, ठीक है। तो 15 15 6 जा 90, 90 का 9 जो है वो हम लोगों के पास आ गया, और 15 3 जा 75 और 9 हम लोगों के पास जो है वो 84 के बराबर हो गया, और इंटू 10 पावर 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इतने जूल जो है वो हम लोगों के पास एनर्जी जो है वो होगी। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है और आपको जो है वो क्लियर है। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई है, 15 6 जा 90 आएगा, और हम लोगों के पास 9 कैरी करेंगे, 45 और 9 जो है वो 54 होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन जो है वो आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क डन शुड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। देखो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक, ये इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं यार बॉडी है वेलोसिटी से मूव कर रही है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, ना तो डिस्प्लेसमेंट पता ना कुछ पता। तो इसके अंदर ना फॉर्मूला कौन सा लगना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर हो रहा है। तो यहां पे देखो बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी को रेस्ट पे ले आया गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर जो है वो वर्क डन की वैल्यू जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर फंडा भी आपको जो है वो क्लियर है, और तो इस क्वेश्चन में नहीं कुछ पूछा हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार। स्टॉप अ कार मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो, बिल्कुल सेम सिनेरियो जो अभी हमने किया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों के पास जो है वो कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। बस यहाँ पे थोड़ी सी ना कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 60 इंटू ये क्या हो गया 5/18 हो गया, तो ये 10 पे कटेगा और ये 3, तो ये वेलोसिटी होगी मेरे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी स्टॉप करनी है तो जीरो होगी, ठीक है। तो मास कितना गिवन है हम लोगों के पास, 1500 किलोग्राम जो है
वो हमारे पास मास गिवन है। ठीक है, तो हम लोग ना एक काम करते हैं, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu² विच इज इक्वल टू हाफ इंटू में मास कितना है 1500 इंटू में u का स्क्वायर कितना है 50 इंटू 50 इंटू 3 इंटू क्या 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कितनी है, वो 0 है। अब वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 जा ये हो गया 500। ठीक है, और ये 500 किस पे कटेगा, यहाँ पे 250 पे, और ये 2500 हो गया, 25 25 जा 625, और ये 3 zeros यहाँ पे आएंगी, इसकी डिवाइडेड बाय 3 होगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, और हम लोगों के पास 3 जा फिर 3.3 जूल जो है वो इस पर्टिकुलर आंसर जो है वो आने वाला, क्योंकि इसी का माइनस करोगे तो नेगेटिव में ये आंसर जो है वो हम लोगों के पास आने वाला। सॉल्व कर लेना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल तो हमारे पास 0 ही है, वर्क डन में दोनों का डिफरेंस जो है वो आप ले लो, आंसर जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप अ कार, ये हमारा हो गया, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ये बहुत सिंपल है और मैं समझा चुका हूं। द डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, और केयरफुली ऑब्जर्व करो और बताओ कौन कौन से केसेस में वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। देखो, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना है 0। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कितना है पॉजिटिव। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो हो जाएगा। तो काफी सिंपल फंडा है, और ये ऑलरेडी जो है वो हम लोग इस चीज को जो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है इसके बाद, 19th क्वेश्चन जो है वो टेकअप कर रहे हैं। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी 0 व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हिम। हाँ यार, इसमें क्या दिक्कत है, देखो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉडी पे। मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है। अब देखो इतने सारे फोर्सेस इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो है वो लग रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेशन इसकी 0 होगी। हाँ, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा है मेन एक्सेलरेशन वही प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो 100 फोर्सेस लग रहे हैं और 100 के 100 एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। 0 फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इट डजंट मैटर कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो लग रहे हैं, इट डज मैटर कि क्या नेट फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, उस पे जो है वो ये पर्टिकुलर चीज डिपेंड करती है। बिल्कुल जो है वो एक्सेलरेशन 0 हो सकती है जब बहुत सारे फोर्सेस जो है वो इवन बॉडी के ऊपर जो है वो लग रहे हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, कॉन्सेप्चुअल था इसलिए मैंने टेकअप कर लिया। ये शायद हम लोगों के पास जो है वो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, 20th क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एनर्जी किलोवाट आवर में जो है वो 10 आवर काम कर रहा है, 4 डिवाइसेस हैं, 500 पावर है हर एक की। तो देखो हमारे पास पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी क्या हो गया, पावर कितनी है 500 इंटू टाइम कितना है 10, तो ये होगी मेरे पास वॉट आर। ठीक है, ये होगी एक डिवाइस की। तो टोटल जो एनर्जी है हम लोगों के पास वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि 4 डिवाइसेस हैं ऐसे ऐसे, तो 5000 वॉट आर जो है ये हो गया। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 1000 वॉट आर, और क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 20,000 को लिख सकते हैं किलो, और साथ में क्या हो गया आगे वॉट आर जो है वो हो गया। तो 20 किलोवाट आर जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर आंसर की जो है वो आ गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो क्या हो रहा है। देखो यार ये सिंपल है, मैंने जान के टेकअप कर लिया, इसको भी न्यूमेरिकल नहीं है। यहां पे टकराया तो भैया देखो सिंपल, ऐसे बॉडी गिर रही है, ऐसे टकरा रही है, क्या हुआ, आवाज निकली ना। तो आवाज कहां से निकली, आवाज इज साउंड इज ऑल्सो एनर्जी, और मेरे हाथ भी गर्म हो गया,
आप भी ऐसे करके देखो, बस यहीं पे कर लेना, चुप बंद करके कमरे में, ठीक है। तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, हाथ गर्म हो रहे हैं तो उसका मतलब हीट एनर्जी भी निकल रही है, साउंड एनर्जी भी निकल रही है। तो इतनी सारी एनर्जी जो लेके आ रहा है और वो नीचे गिर रहा है, तो वो कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, साउंड में कन्वर्ट हो रही है, और कई बार उछल के जो है वो फिर से जो बची हुई एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में है जो है ये कन्वर्जन हम लोगों के पास देखने को मिलता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो इन बड़ी बड़ी वीडियोस को आप लोगों के लिए बनाने में जो है वो लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर रही है, सपोर्ट बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बस ऐसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।